हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो कैट 2023 क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और आज है डे 3। बेसिकली आज हम लोग लेक्चर 3 में सिंपल इक्वेशंस यहाँ पर कवर करने वाले हैं। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेजेस एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर अभी तक वो दोनों लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उन दोनों लेक्चर्स को जाकर के आप देख लीजिए। तो क्रैश कोर्स 2023 ये अभी रिसेंटली एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें एवरी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 6 PM आपको एक वीडियो यहाँ पर मिलता है। ओके, तो आज का वीडियो है सिंपल इक्वेशंस पर बेस्ड। स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इक्वेशंस में क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, और उसके अंडर वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स। उसके बाद वी विल जंप टू लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स एंड दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्रूशियल, जिसमें हम दो ऐसे अप्रोचेस यूज करेंगे जो हमारे टाइम को काफी ज्यादा सेव करेंगे। एक अप्रोच है सीरीज ऑफ वेरिएबल्स और एक अप्रोच है रिवर्स अप्रोच। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सिंपल इक्वेशन। सो इक्वेशन किसको हम लोग बोलते हैं? दो चीजें होती हैं, एक है इक्वेशन और एक है एक्सप्रेशन। दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे एक दूसरे से और वहीं से हमें इक्वेशन की डेफिनेशन समझ आएगी। राइट। सो जैसे कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास 2x प्लस 1, इसको हम लोग एक्सप्रेशन कह रहे हैं 2x प्लस 1। लेकिन अगर इसी को मैं लिखता हूं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन बन जाता है। राइट, दिस फर्स्ट वन इज एक्सप्रेशन, ओके, एंड द सेकंड वन इज इक्वेशन। ठीक है, ये डिफरेंस है। सिर्फ एक इक्वल साइन का डिफरेंस होता है दोनों में, जस्ट एन इक्वल साइन। राइट, इक्वेशन। सो क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है किसी भी इक्वेशन में? एक तो इक्वल साइन है, राइट, तो हमारे पास इक्वल साइन हो गया। प्लस ये x क्या है? वेरिएबल है। राइट, x वेरिएबल है। वेरिएबल के साथ में जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं उसका कोफिशिएंट। तो जो 2 है, ये 2 क्या है? बेसिकली इस x का कोफिशिएंट। राइट, x का कोफिशिएंट है। ठीक है, फिर ये जो इक्वल साइन हो गया हमारे पास, राइट, 1 इज अनदर कांस्टेंट। तो इन सब के मिक्स से क्या बनती है? हमारी इक्वेशन बनती है। समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इज टर्म्ड एज एन इक्वेशन। ओके, इक्वेशंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए या यू कैन से इक्वेशंस को फर्दर क्लासिफाई करने के लिए लोग यूज करते हैं दो चीजें, एक डिग्री और दूसरा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। राइट, तो डिग्री के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई करते हैं और डिग्री होती क्या इक्वेशन की? सो डिग्री ऑफ इक्वेशन इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ इक्वेशन इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। राइट, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अभी जो इक्वेशन लिखी हुई है उसमें हमारे पास x इज अ वेरिएबल और x की पावर क्या है? x की पावर 1 है, तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर जो इस इक्वेशन की डिग्री है वो 1 है। राइट, ठीक। अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूं जैसे 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये मैंने कोई इक्वेशन लिखी। यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास x की एक जगह पर पावर 3 है और एक जगह पर पावर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग बता पाएंगे इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल डिग्री इज इक्वल टू 3। ओके, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ऐसे लिखें x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y। x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, स्टिल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल तो 2 ही रहेगी। राइट, क्योंकि x की पावर 2 है, तो इस केस में डिग्री क्या है? 2। डिग्री इज इक्वल टू 2। ओके, और जो करंट केस था हमारा उसमें डिग्री क्या है? 1। डिग्री इज इक्वल टू 1। आई होप ये डिग्री वाली चीज आपको क्लियर हो रही है। राइट, डिग्री 1, 2 एंड 3। आज का जो सेशन है, जो लेक्चर है सिंपल इक्वेशंस, उसमें हम लोग डिग्री 1 वाली इक्वेशंस को कवर करेंगे। डिग्री 1 वाली इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। डिग्री 1 मींस लीनियर इक्वेशन।
ओके, तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, डिग्री 3 है तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, और डिग्री 2 है तो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। ऑलराइट, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो एक बेसिस है क्लासिफाई करने का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दूसरा बेसिस है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो जब मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बता रहा था टेबल ऑफ कंटेंट्स कि क्या क्या डिस्कस होगा, तो उसमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स की मैंने बात की थी। तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ही है। आपके पास डिग्री 1 आ चुकी है। अब आप देखो, अब आप काउंट करो उस इक्वेशन, उस लीनियर इक्वेशन में आप काउंट करो कि वेरिएबल्स कितने हैं। 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, या फिर 3 वेरिएबल्स है। 3 तक ही हम लोग पढ़ते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, राइट। जनरल इक्वेशन हो गया हमारे पास ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। ax प्लस बी इक्वल टू 0 इज द जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अच्छा, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की जब हम लोग बात करेंगे तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो भी इक्वेशन में वेरिएबल है, चाहे एक वेरिएबल है चाहे मल्टी वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की आप वैल्यू बताओ, क्या वैल्यू होनी चाहिए सो दैट वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर दूं, सपोज मेरे पास में लिखा हुआ है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बहुत बेसिक एग्जांपल मैंने लिया है। मुझे बताओ x की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई मींस LHS इज इक्वल टू RHS। RHS में 0 है, LHS में x माइनस 5 है, कैन आई से x शुड बी 5। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर x कितना हमारा 5 है। तो बेसिकली x इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। जो ऊपर इक्वेशन मैंने लिखी है x माइनस 5 इक्वल टू 0, उसका सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 5। ओके, ऐसे ही इन जनरल अगर ax प्लस बी इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दैट मीन्स अगर आप इस प्लेस पर जहां पर x लिखा हुआ है उस x को रिप्लेस कर दो माइनस बी अपॉन ए के साथ, तो LHS RHS इक्वल आ जाएंगे। सिंपल, ओके, ये पॉइंट है। सो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ऑलवेज एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, राइट। ऑलवेज अ यूनिक सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का ऑलवेज एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है गिवन बाय x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स में ऐसा नहीं है, उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कैसे ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, इसको समझते हैं एक बार। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स है तो क्या स्टोरी होगी। सो जनरल इक्वेशन होगी हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज जनरल इक्वेशन, राइट। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल x है एंड वेरिएबल y, राइट। अब सोचो x एंड y की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे एज एन एग्जांपल अगर हमारे पास में है x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है। अब x एंड y की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बहुत ही ऑब्वियस इक्वेशन है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक तो मुझे सीधे दिख रहा है यहाँ पर कि अगर x को मैं 4 और y को 4 पुट कर दूं तो 4 प्लस 4 8 माइनस 8 विल बिकम 0, सीधे सेटिस्फाई हो जाएगा। y ओनली 4 एंड 4, कुछ और भी तो हो सकता है। जैसे कैन वी पुट x इज इक्वल टू 5 y इक्वल्स टू 3, तब भी तो पॉसिबल है। 5 प्लस 3 8 माइनस 8 0। कैन वी पुट x इज इक्वल टू 5.5 एंड y इक्वल्स टू 2.5, तो भी पॉसिबल है। सिर्फ इंटीजर को डेसिमल में भी तो पुट कर सकते हैं। एंड सो ऑन, कैन आई से, ऐसा करके हमारे पास कोई लिमिट है ही नहीं, x एंड y की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आ जाएंगी।
तो whenever लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और आपको सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई है, राइट, तो उस केस में उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इन्हीं सॉल्यूशंस को लिमिट करने के लिए, इन्हीं सॉल्यूशंस को लिमिट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस दी जाती हैं। वो कंडीशंस, वो कंस्ट्रेंट्स हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल इक्वेशन के अंदर। ओके, स्पेशल इक्वेशन एक अलग चैप्टर है, उसमें हम इसी टाइप की इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं, बट अलोंग विद सम कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स बोले तो जैसे इंटीग्रल सॉल्यूशंस मेंशन हो सकता है, या x एंड y पर लिमिट लगी हो सकती है कि x should be an integer less than 10, y should be an integer greater than 5। इस टाइप की लिमिट्स लगी होंगी, तो उस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को, उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल इक्वेशन के अंदर। ओके, अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं, तो उस केस में उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, तो मैं एक इक्वेशन नहीं गिवन होती है, हमें उसके साथ में दो इक्वेशंस गिवन होती है बेसिकली, राइट। सो अगर दो इक्वेशंस हैं, जैसे a1x, अब ध्यान से समझना इस चीज को, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसी के साथ हमें एक और इक्वेशन दी हुई है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस हैं, राइट। जब दो इक्वेशंस होंगी तो उनको हम सोल्व कर पाएंगे साइमल्टेनियसली, हमें इन दोनों को एक साथ सोल्व करना पड़ेगा, राइट। अब हमें x, y की वैल्यूज ढूंढनी है, जैसे यहाँ पर ढूंढ रहे थे x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3 टाइप से। यहाँ पर जो अभी करंट केस है, इसमें भी हमें ऐसी x एंड y की वैल्यूज ढूंढनी पड़ेंगी जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते, दोनों को, राइट। सो यहाँ पर ऐसे तीन केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, अगर हमारा a1 upon a2 और b1 upon b2 का रेशियो इक्वल नहीं आता, इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, तो उस केस में कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं? यूनिक सॉल्यूशन यहां पर हमारा एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, देन केस नंबर 2, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 और ये किसके बराबर आ जाए? c1 upon c2 के बराबर ये आ जाए, तो उस केस में कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ओके, और एक लास्ट केस है, केस नंबर 3, अगर a1 upon a2 b1 upon b2 के बराबर है, बट ये c1 upon c2 के बराबर नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2, तो वैसे केस में उन दो इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, नो सॉल्यूशन, इसको हमें हमेशा याद रखना है। ऑलराइट, जहां पर कभी भी किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये जो फर्स्ट टू केसेस हैं, यूनिक सॉल्यूशन वाला और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग? कंसिस्टेंट सिस्टम, राइट। कंसिस्टेंट सिस्टम याद रखना, ये टर्म एग्जाम में कंसिस्टेंट सिस्टम के टर्म से भी आ सकता है, के नाम से भी आ सकता है। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम, राइट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये दो टर्म्स हैं, राइट, भूलना नहीं है इनको। कंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और इनकंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, देखते हैं अब आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज कट इनटू 3 पीसेस, द लॉन्गेस्ट पीस इज 3 times as long as the middle sized
and the shortest piece is 23 centimeter shorter than the longest piece. Find the length of the shortest piece. देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप सिंपल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, उसमें आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। उसमें से एक एस्पेक्ट है मिनिमाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स का। हम लोग वेरिएबल्स कम से कम इंट्रोड्यूस करते हैं इक्वेशन में, क्योंकि जो सोल्विंग टाइम है इक्वेशन का वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। जितने कम वेरिएबल्स होंगे उतना ही कम टाइम लगता है सॉल्व करने में। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इस स्ट्रिंग को, एक स्ट्रिंग है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसको आपने 3 पीसेज में कट कर दिया, तो आपके पास चॉइस है, राइट? एक उसमें लॉन्गेस्ट पीस है, एक उसमें मिडिल साइज्ड पीस है और एक शॉर्टेस्ट पीस है। आपके पास में एक चॉइस है कि आप इन तीनों को अलग अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दो, कि जो लॉन्गेस्ट पीस है वो x है उसकी लेंथ, मिडिल साइज्ड पीस की लेंथ y है और शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ z है। ये आपके पास में एक तरीका है। बट क्या हम इन 3 वेरिएबल्स को मिनिमाइज कर सकते हैं? राइट? तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को यूज करना होता है वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसको देखो, समझो एक बार। सो ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस। जिसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है उसको हमने मान लिया कि उसकी लेंथ क्या है, x है, राइट? अब अगर शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ x है, इसने कहा है कि लॉन्गेस्ट पीस इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द मिडिल साइज्ड and the shortest piece is 23 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट पीस। इसने कहा है जो शॉर्टेस्ट पीस है वो लॉन्गेस्ट पीस से 23 सेंटीमीटर छोटा है। उल्टा बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट पीस शॉर्टेस्ट पीस से 23 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ x है तो लॉन्गेस्ट पीस की लेंथ क्या लिखोगे? लॉन्गेस्ट पीस की लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से? उससे 23 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो x प्लस 23 लिख लोगे, राइट? नाउ उसने लॉन्गेस्ट और मिडिल साइज को कनेक्ट किया। कैसे? लॉन्गेस्ट पीस इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द मिडिल साइज पीस। अगर लॉन्गेस्ट मिडिल साइज का 3 टाइम्स है, उल्टा बोल के देखो, मिडिल साइज लॉन्गेस्ट का 1/3 टाइम्स है, तो यहां से हम लोग क्या कह पाएंगे? जो मिडिल साइज पीस होगा, मिडिल साइज्ड पीस, वो लॉन्गेस्ट का 1/3 है, तो 1/3 ऑफ x प्लस 23 को बोल पाएंगे। आई होप क्लियर हो गया ये 1/3 ऑफ x प्लस 23। तो जो अभी हमारे पास 3 वेरिएबल्स बन रहे थे x, y एंड z, अब सिर्फ एक वेरिएबल से काम चल गया x। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? टोटल स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है ना 40 सेंटीमीटर, तो इन तीनों पीसेस की जो लेंथ है उसको ऐड करके 40 से इक्वेट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे? तो शॉर्टेस्ट x है, लॉन्गेस्ट x प्लस 23 है और मिडिल साइज कितना है? 1/3 ऑफ x प्लस 23, और इन तीनों का सम कितना आ रहा है हमारे पास? 40 सेंटीमीटर, राइट? सो 2x एंड 1/3x, ये कितना हो जाएगा? 7x/3 प्लस ये कितना आएगा? 23 3 जा 90 69 और प्लस 23 92 प्लस 92 डिवाइड बाई 3 एंड दिस इज इक्वल टू 40। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे, क्या रिजल्ट बनेगा? 7x इज इक्वल टू 28, 43 जा 120 माइनस 92 करेंगे तो 28, तो x हमारा कितना आ जाएगा? 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो हम तीनों पीसेस की लेंथ बता सकते हैं। x की 4 है, दैट मीन शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ क्या हो गई? 4, लॉन्गेस्ट की क्या हो गई? 27 और मिडिल साइज की क्या हो गई? 9। आई होप क्लियर हो गया ये। तो शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ पूछी थी हमसे, आंसर आ जाएगा 4। ओके, नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कैट प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कैट 20 में आया था एज इट इज क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट k बी आ कांस्टेंट, द इक्वेशंस kx plus y equals to 3 and 4x plus ky equals to 4 have a unique solution if and only। यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? सीधे कंडीशन अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यही तो कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। a1 k है, a2 4 है, तो k/4 शुड नॉट बी इक्वल टू
b1 कितना है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और दूसरी इक्वेशन y का कोफिशिएंट कितना है k, तो इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन k, b1 अपॉन b2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कह रहा है k स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 4। अगर k स्क्वायर 4 के बराबर नहीं है तो आप कह सकते हो k शुड नॉट बी इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 2। k हमारा प्लस माइनस 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ऑप्शंस पर आ जाते हैं, राइट। ऑप्शन ए कह रहा है k इक्वल्स टू 2, नो। ऑप्शन बी कह रहा है मोड ऑफ k इक्वल्स टू 2। जब मोड ऑफ k इक्वल्स टू 2 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, k इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 2, राइट। सी ऑप्शन है k इक्वल्स टू माइनस 2। ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा एनी वैल्यू ऑफ k अदर देन माइनस 2 एंड 2। k की कोई भी वैल्यू वर्क करेगी विच इज नॉट इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 2। आई होप क्लियर आपको, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर मार्क कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कैटेगरी वाइज। सो फर्स्ट कैटेगरी है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर, राइट। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ P and Q is 84 years. 6 years ago the age of P was twice that of Q. What is the difference between the present ages of P and Q? P and Q की present age का हमें डिफरेंस निकालना है। Sum of present ages of P and Q is 84 years. P plus Q at present P and Q की एज का सम कितना है, 84 है, ठीक है। 6 years ago P की एज क्या रही होगी, P minus 6, ओके, और Q की एज क्या रही होगी, Q minus 6। अगर 6 years ago की बात करें तो P की एज रही थी P minus 6 और Q की एज थी Q minus 6। ये कह रहा है 6 years ago एज ऑफ P was twice that of Q. P minus 6 ये twice था Q minus 6 का। 6 साल पहले P की एज P minus 6 थी और Q की एज Q minus 6। उस टाइम पीरियड पर P की एज Q की एज का ट्वाइस थी। सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा P इक्वल्स टू 2Q माइनस 6। P इज इक्वल 2Q माइनस 6। अगर 2Q माइनस 6 को फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पर, तो 2Q माइनस 6 प्लस Q 84 आ जाएगा, राइट। इसको सोल्व किया तो 3Q 90 मीन्स Q आ जाएगा हमारा 30। अगर Q 30 है तो P कितना होगा, P होगा हमारा, फर्स्ट इक्वेशन से Q को 30 रखा तो P आ गया हमारा 54। 30 एंड 54, सो डिफरेंस कितना हो गया, P माइनस Q इज इक्वल टू 24, आवर आंसर। ओके, P माइनस Q को हम लोग क्या बता देंगे यहाँ से, 24। आई होप क्लियर हो गया है आपको, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका देखो, दूसरा ऑल्टरनेटिव अप्रोच, और उसी के साथ एक पॉइंट भी नोट डाउन हम लोग करेंगे, राइट। सो पहले पॉइंट क्या है वो नोट कीजिए, पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। पॉइंट है एज डिफरेंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कहना चाह रहा है पॉइंट, ठीक है। आप किन्हीं भी दो पर्सन्स के बीच एज का डिफरेंस कभी भी देखोगे, चाहे आज देखो, चाहे 10 साल बाद देखो, चाहे 5 साल पहले देखो, चाहे 20 साल पहले देखो, किसी भी पीरियड पर अगर आप किन्हीं भी दो पर्सन्स की एज का डिफरेंस देखोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन ने कहा है कि P एंड Q की प्रेजेंट एज का सम 84 ईयर्स है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एट प्रेजेंट सम कितना है, 84 है। अब ये बताओ, अगर मैं 6 इयर्स एगो की बात करूं, 6 इयर्स एगो ये सम कितना रहा होगा, 6 इयर्स एगो सम कितना था, कि नहीं से ये जो 84 है इसमें दो लोग हैं P एंड Q। अगर P की एज से 6 इयर्स कम करोगे और Q की एज से 6 इयर्स कम करोगे तो 6 साल पहले इन दोनों की एज का जो सम होगा वो नेट 6 प्लस 6 12 कम हो जाएगा। 84 से 12 कम करोगे तो कितना बचेगा वो सम, 72। P एंड Q की एज का सम 6 इयर्स अगो 72 था, ओके।
अब अगर इस 72 को ये कह रहा है कि उस टाइम पर पी की एज क्यू की एज का ट्वाइस थी, तो इस 72 से अगर मुझे पी एंड क्यू की एज निकालनी उस टाइम पर, तो मैं इसको 2:1 में डिवाइड करूंगा ना। एक की एज दूसरी की एज का डबल थी, पी की एज क्यू की एज का ट्वाइस थी, 2:1 में मैंने इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो उस पीरियड पर पी की एज 2 थी और क्यू की एज 1 इन टर्म्स ऑफ रेशियो पॉइंट्स बोल सकते हैं ऐसा। तो यहां से 2 की वैल्यू आ जाएगी और 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है ना। डिफरेंस अगर मैं 6 ईयर्स एगो डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस कितना होगा, 2 रेशियो पॉइंट माइनस 1 रेशियो पॉइंट। ये डिफरेंस तो जस्ट 1 रेशियो पॉइंट का होगा, यस और नो, राइट। 1 रेशियो पॉइंट का डिफरेंस होगा। अच्छा, सम क्या है 72, मतलब 2 रेशियो पॉइंट प्लस 1 रेशियो पॉइंट हमें दिया हुआ है 72 ईयर्स। तो कहना इसे, अगर 3 रेशियो पॉइंट हमारे पास 72 है तो 1 रेशियो पॉइंट कितना होगा 24 ईयर्स। और 1 रेशियो पॉइंट ही क्या है, डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस 6 ईयर्स अगो। नाउ ऊपर एक नोट पॉइंट मैंने लिखा आपको, एज डिफरेंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। 6 साल पहले अगर उनकी एज का डिफरेंस 24 ईयर्स था तो एट प्रेजेंट उनकी एज का डिफरेंस कितना रहेगा 24 ईयर्स। वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इधर वेरीफाई भी कर सकते हैं, p माइनस के हमारा 24 आया था। ओके, ते ऑल्टरनेटिव अप्रोच से आप फटाफट आंसर ना कर सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, एज डिफरेंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्संस m and n is 96. 12 years ago the age of n was twice that of m. Find age of n after 5 years from now and second part difference between their present ages. रिलेटेड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट को तो फटाफट आंसर कर पाएंगे जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ओके, सो एट प्रेजेंट अगेन वैसी स्टोरी स्टार्ट कीजिए। एट प्रेजेंट इनकी एज का सम कितना है, सम इज इक्वल टू 96। प्रेजेंट में सम 96 है। 12 इयर्स एगो 12 इयर्स एगो सम कितना होगा 96 माइनस 24। वाई 24, क्योंकि दो लोग हैं, 12 साल पहले की बात कर रहे हो तो m की एज में से भी 12 लेस कर दो और n की एज में से भी 12 लेस कर दो, मतलब दोनों की एज के सम में से 24 लेस कर दो। तो 96 माइनस 24 इज 72। 72 सम था। ये कह रहा है उस टाइम पर द एज ऑफ n वाज ट्वाइस दैट ऑफ m। m और n की एज अगर आपको निकालनी है, m और n की, तो 1:2 में होगी, क्योंकि n की एज m की एज का ट्वाइस है। ये m है और ये n। ऑलराइट, ठीक है, तो वहां पर n की एज आराम से आ जाएगी। n कितना होगा 1:2 में 72 को स्प्लिट करना है तो 2/3 ऑफ 72 आ जाएगा ये, और 2/3 ऑफ 72 इज 48, मतलब n की एज 48 और m की एज 1/3 ऑफ 72। 1/3 ऑफ 72 इज हाउ मच 24। m की एज 24, n की एज 48, कब 12 इयर्स अगो। तो सेकंड पार्ट का आंसर तो कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस। आप प्रेजेंट एज का डिफरेंस बताओ या 12 इयर्स अगो जो इनकी एज है उसका डिफरेंस बताओ, दोनों डिफरेंस बराबर होंगे। तो ये डिफरेंस तो आ गया 48 माइनस 24 इज इक्वल टू 24। ये तो सीधे सीधे हमारा 24 आ गया। अब इसने क्वेश्चन 1 में पूछ रहा है एज ऑफ n आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। 5 इयर्स फ्रॉम प्रेजेंट, तो अगर मैं इस टाइम पीरियड से देखूं, इस टाइम पीरियड से टोटल कितना मुझे फॉरवर्ड मूव करना है, 12 इयर्स लगेंगे प्रेजेंट में आने में और फिर 5 इयर्स एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें कहां पर जाना है आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो 12 प्लस 5 17 इयर्स लेटर, 17 इयर्स लेटर n की एज कितनी आ जाएगी 48 प्लस 17। 48 प्लस 17 कितना बनेगा 65 इयर्स। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 65 और सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा 24। आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A tells B when I was 3/5 your present age you were 5/7 of my present age. The present age of A is 28 years. What is the present age of B? ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। So A tells B when I was 3/5 your present age you were 5/7 of my present age. तो यहाँ पर हमें दो लोगों की बात करनी है A एंड B की,
ठीक है। और इनकी दो टाइम की एज की बात हो रही है, एक प्रेजेंट जो एज है इनकी, प्रेजेंट एज, राइट, और एक इनकी पास्ट एज, कुछ टाइम पहले की बात है। ओके, सो ए का स्टेटमेंट है, ए टेल्स बी व्हेन आई वाज 3/5 योर प्रेजेंट एज। आई वाज मीन्स ए की पास्ट एज 3/5 ऑफ योर प्रेजेंट एज, बी की प्रेजेंट एज का 3/5 टाइम्स। ए की पास्ट एज बी की प्रेजेंट एज का 3/5 टाइम्स है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर बी की प्रेजेंट एज 5x है तो ए की पास्ट एज 3x, 3/5 का तो मतलब ये है ना 3:5, 3/5 इज नथिंग बट 3:5। ए की पास्ट इज 3, बी की प्रेजेंट इज 5, सो ए की पास्ट इज 3x, बी की प्रेजेंट इज 5x। सिंपल फंडा। When I was 3/5 your present age, you were 5/7 of my present age। उस टाइम पर ये कह रहा है बी को कि you were 5/7 of my present age, मतलब बी की पास्ट एज ए की प्रेजेंट एज का 5/7, 5:7 क्या बोल दोगे, 5:7, और y एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो। तो b की पास्ट एज 5y और a की प्रेजेंट एज 7y। ये बात बनी यहां से, ठीक है, ये वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया ना। अब इसने नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ a इज 28 ईयर्स, इज द प्रेजेंट एज ऑफ b। अगर a की प्रेजेंट एज 28 है तो b की प्रेजेंट एज हमें बतानी है। बेसिकली 7y को क्या लिख लो, इसको 28, 7y को 28 है तो 5y कितना होगा 20, क्योंकि y हमारा 4 आ जाएगा ना। इफ 7y इज 28 तो y इज 4, और अगर y 4 है तो 5y, 5 4 जा 20 हो जाएगा, आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब जो अभी हमने एक नोट पॉइंट मेंशन किया था कि एज डिफरेंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना है 28 माइनस 5x, ये इनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस, और इनकी पास्ट एज का डिफरेंस कितना है 3x माइनस 20, ये दोनों बराबर होना चाहिए, राइट। सो 28 माइनस 5x, दिस शुड बी इक्वल टू 3x माइनस 20, ऑलराइट। सो 8x आ गया हमारे पास 48, इफ 8x इज 48 तो x कितना आ गया 6। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ b, b की प्रेजेंट एज 5x की वैल्यू हमें बतानी है। अगर x 6 है तो 5 6 का कितना हो गया 30 ईयर्स आवर आंसर। ओके, 5 6 जा 30 ईयर्स b की प्रेजेंट एज आ जाएगी। आई होप क्लियर है आपको क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स पर। सो डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स कौन कौन से डिजिट्स हम लोग यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 then 6 7 8 and 9, these are the total 10 digits जिनको हम लोग यूज करते हैं। सो इन्हीं पर बेस्ड डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं, राइट। जैसे एग्जाम में आपको बोलता है कभी भी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर को आप कैसे एज्यूम करते हो, 3 डिजिट नंबर इज योर ABC, राइट। और जब इस ABC नंबर से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होती है तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए A का प्लेस है 100 प्लेस तो 100A आ जाता है, B का प्लेस है 10 प्लेस तो प्लस 10B, और C का प्लेस है यूनिट प्लेस तो प्लस C। ऐसा आप इस नंबर को लिखते हो ABC। अगर इसका रिवर्स नंबर आपको लिखना है, रिवर्स नंबर, तो रिवर्स नंबर क्या होगा इसका CBA, ABC का रिवर्स CBA, और इक्वेशन फॉर्म में अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा 100C प्लस 10B प्लस A, राइट, इस टाइप से। नाउ जब भी आप 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हो तो दिस A कांट बी 0, A इज नॉन जीरो डिजिट। अगर आप कह रहे हो कि ABC इज अ 3 डिजिट नंबर तो A कांट बी 0, ठीक है। तो जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, अगर आप 4 डिजिट नंबर कह रहे हो, 4 डिजिट नंबर ABCD, तो उसमें A कांट बी 0। अगर A 0 हो गया तो वो नंबर 4 डिजिट का रहेगा ही नहीं।
तो कभी भी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस का डिजिट है उसको आप 0 नहीं रखोगे। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। हाँ, इससे अलग कुछ और पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन एन इवन डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ये क्या कहना चाह रहा है? इवन डिजिट नंबर का मतलब है 2 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, 20 डिजिट नंबर, 32 डिजिट नंबर, राइट। सो जैसे अगर मैं नंबर लेता हूं कोई भी, लेट से 21 इज अ 2 डिजिट नंबर एंड इसका रिवर्स क्या होगा? 12। तो 21 और 12 का डिफरेंस क्या है? 9 है, और यू कैन से मल्टीपल ऑफ 9। अगर कोई और नंबर ले 48 और 84, 48 और 84 का डिफरेंस, तो 84 माइनस 48 करोगे बेसिकली आप, 84 और 48 का डिफरेंस कितना आएगा? 36 आएगा। तो ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 9। तो इवन डिजिट नंबर एंड नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। दिस इज ट्रू फॉर 4 डिजिट नंबर ऑल्सो। अगर आप ABCD माइनस DCBA करते हो, राइट, ABCD माइनस DCBA अगर आप ये करोगे तो क्या आएगा? दिस विल बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9 ये आ जाएगा। ओके, ऐसी सेंस में डिफरेंस बिटवीन, सेकंड पॉइंट रीड करें, डिफरेंस बिटवीन एन ऑड डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 99। ऐसे ही कोई ऑड डिजिट नंबर है और उसका रिवर्स है तो वो 99 का मल्टीपल होगा। अच्छा, यहाँ पर ऑड डिजिट नंबर में आप सिंगल डिजिट नंबर मत लीजिए, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर एंड नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स का कोई सेंस नहीं बनता। सिंगल डिजिट नंबर के रिवर्स कैसे करोगे आप डिजिट्स? तो इसमें 3 डिजिट नंबर आप लोगे, ऑड डिजिट्स है ना, तो 3 डिजिट नंबर, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ABC माइनस CBA इज अ मल्टीपल ऑफ 99। ABC माइनस CBA इज अ मल्टीपल ऑफ 99। 5 डिजिट नंबर और उसका रिवर्स मल्टीपल ऑफ 99, 7 डिजिट नंबर उसका रिवर्स मल्टीपल ऑफ 99 करके देख ले, राइट। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 1 है इसमें, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज 9। Sum of digits of a 3-digit number is 9. When 99 is subtracted from it, the resulting number is a 3-digit number. Resulting number is a 3-digit number formed by reversing its digits. What is the least value of the number? Number की हमें least value find out करनी है। Okay. Sum of the digits of a 3-digit number is 9. मान लेते हैं 3-digit number क्या है? ABC. तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से A प्लस बी प्लस सी कितना बनेगा? A प्लस बी प्लस सी होगा हमारा 9। सम ऑफ डिजिट्स इज 9। ठीक है, अगर इस नंबर में से, नंबर क्या है हमारा, मैंने आपको बताया इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, तो इसको क्या लिखना है? 100A प्लस 10B प्लस C। इक्वेशन फॉर्म में आएगा 100A प्लस 10B प्लस C। इस नंबर में से अगर आप 99 सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या बन जाएगा? वो एक नंबर बनेगा, 3 डिजिट नंबर वो बनेगा फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, मतलब वो बन जाएगा CBA। और अगर वो CBA बनता है तो उसको आप क्या लिखोगे? 100C प्लस 10B प्लस A, राइट। नाउ अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 100A और A 99A, ऑल राइट। 10B से 10B कैंसिल आउट, प्लस C और माइनस 100C, सो माइनस 99C, और जो माइनस 99 लेफ्ट साइड में उसको राइट में ले जाते हैं, इज इक्वल टू 99। तब आप क्या पाओगे? A माइनस C इक्वल्स टू 1, और यू कैन से A इज इक्वल टू C प्लस 1। एक इक्वेशन है A इक्वल्स टू C प्लस 1, और एक इक्वेशन है A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 9। आपको बताना है लिस्ट वैल्यू ऑफ द नंबर। कोई भी 3 डिजिट नंबर आपको मिनिमाइज करना है तो आपका फोकस कौन से प्लेस पर होगा? मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पर या लिस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पर? आई मीन डिजिट A को आप मिनिमाइज करना चाहोगे या डिजिट C को मिनिमाइज करना चाहोगे? क्या नहीं से अगर 3 डिजिट नंबर हमें मिनिमाइज करना है तो डिजिट A को मिनिमाइज करेंगे, जो उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। A को आपको मिनिमाइज करना है। A की डिपेंडेंसी कहां पर है? A की डिपेंडेंसी है इस इक्वेशन में A इज इक्वल टू C प्लस 1। A हमारा C पर डिपेंड कर रहा है। अगर A को कम से कम हमें रखना है तो C को कम से कम रखना पड़ेगा। ठीक, C को मिनिमम क्या रख सकते हैं? C को हम चाहे तो यहां से 0 रख सकते हैं, राइट।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यही इस क्वेश्चन का कैच है, जो सी है उसको आप 0 रख दोगे तो ये जो स्टेटमेंट है ना, द रिजल्टिंग नंबर इज अ 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। इस स्टेटमेंट ने कहा है कि CBA इज अ 3 डिजिट नंबर। अगर आप कह रहे हो कि CBA रिवर्स वाला जो नंबर है वो भी 3 डिजिट नंबर है, क्या नहीं से इट इम्प्लाइज C can't be 0, right? This C should not be equal to 0, तो आप C को यहाँ पर 0 नहीं रख सकते। C मिनिमम 0 नहीं हो पाएगा। C को क्या रखोगे? 1। अगर C 1 है तो उससे A कितना आ जाएगा? 1 + 1, A की वैल्यू आ गई 2। अब हमें B की वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन से B की वैल्यू निकाल लो, 1, राइट। A की वैल्यू 2 है, 2 + B + C की वैल्यू 1 है, 2 + B + 1 = 9। तो B कितना आ गया यहाँ से? 6। तो हमारा नंबर क्या बनेगा? ABC 261 बन जाएगा। ABC = 261। ओके, ठीक है। तो ये जो C वाली बात थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एरर हो सकता था तो हमने उसको मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, ABC कितना आ गया हमारा? 261। आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये कह रहा है, इन अ 4 डिजिट नंबर द सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स इज इक्वल टू द थर्ड डिजिट, and finally the sum of the second and fourth digits is twice the sum of the other 2 digits. क्वेश्चन ने पूछा what is the third digit of the number. okay, so नंबर मान लो ABCD। तो बेसिकली हमें क्या बताना है यहाँ पर? C की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। C is the third digit, फर्स्ट डिजिट A, सेकंड डिजिट B, थर्ड डिजिट C एंड फोर्थ डिजिट D। इन अ 4 डिजिट नंबर द सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स, मतलब A + B का सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स किसके बराबर है? इज इक्वल टू दैट ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स, A + B = C + D के बराबर है। ठीक है, नाउ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स, फर्स्ट एंड लास्ट मींस A + D किसके बराबर है? इज इक्वल टू द थर्ड डिजिट, A + D = C। फाइनली द सम ऑफ सेकंड एंड फोर्थ डिजिट, सेकंड मींस B and fourth means D, B + D is twice the sum of the other 2 digits, B + D is twice of A + C। तो हमें क्या बताना है? इस सब को यूज करके हमें थर्ड डिजिट बताना है नंबर का, C की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आप एक काम करें, जो ये वेरिएबल्स है A, B, C एंड D, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन है, A + B = C + D, A + D = C एंड B + D = twice of A + C, और एक कंडीशन है कि A, B, C, D आर डिजिट्स। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे? हर एक डिजिट को सिंगल वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो एलिमिनेट करना ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, दोनों इक्वेशन का डिफरेंस, राइट, सो क्या रिजल्ट आएगा इससे? A + B - A - D, ये LHS में, और RHS में क्या आएगा? C + D - C, C + D - C। ठीक, इससे क्या रिजल्ट बनेगा? A से A हमारा कैंसिल हो गया और C से C कैंसिल हो गया। क्या नहीं से यहां से आ गया B = twice of D, B की वैल्यू आ गई twice of D। एक तो ये रिजल्ट यहां से हमारा आ गया B = twice of D। अब जहां पर भी B लिखा हुआ है उन हर एक जगह पर twice of D आप लिख लीजिए, सिंपल। सो जैसे इक्वेशन नंबर 3 है, अगर इक्वेशन 3 में B की जगह पर 2D आप लिखोगे तो क्या बनेगा? twice of D + D = twice of A + C, राइट। तो आप क्या पाओगे यहां से? thrice of D, this is equal to 2A + C, twice of A + C। अब एक काम करो, यहां पर C की वैल्यू क्या है? इक्वेशन 2 में C की वैल्यू है A + D, उसको रिप्लेस कर दो।
अगर c की वैल्यू a प्लस डी है उसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो 3d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a तो है ही ऑलरेडी, c को रखना है a प्लस डी प्लस a प्लस डी, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ d। ऑलराइट, सो ये क्या बनेगा, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड में है 3d और राइट साइड में 2d, तो लेफ्ट साइड में बचेगा सिर्फ d इज इक्वल टू राइट साइड में कितना a बचेगा 4a, तो आप क्या पाओगे a इज इक्वल टू डी बाई 4, a इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई 4। एक ये रिजल्ट आ गया, a की वैल्यू डी बाई 4 के बराबर। अब आ जाते हैं इक्वेशन 2 पर वापस। अब इक्वेशन 2 में a को क्या रखो डी बाई 4, डी बाई 4 प्लस डी ऑलरेडी है इज इक्वल टू सी, तो यहां से c हमारा क्या आ गया, c इज इक्वल टू 5d बाई 4। ओके, 5d बाई 4। a b और c तीनों को इन टर्म्स ऑफ d हम लोग लिख पा रहे हैं। ओके, अब बताओ d हमारा क्या होना चाहिए, क्या नहीं से अगर a डिजिट है और a हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस का डिजिट है, ABCD आर 4 डिजिट नंबर, सो दिस a कांट बी 0, राइट। अगर a 0 नहीं हो सकता और a इज d बाई 4, कहने से d शुड बी डिविजिबल बाई 4, d हमारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर d 4 से डिविजिबल है और d एक डिजिट है तो d हमारा क्या हो सकता है, या तो d हमारा 4 होना चाहिए या फिर हमारा 8 होना चाहिए। 4,8 हो सकता है d, ठीक है। इफ d इज इक्वल टू 4 तो उससे a कितना आ गया, इट इंप्लाइज a इक्वल्स टू हाउ मच, d इक्वल टू 4, तो a आ गया d बाई 4 मीन्स 1, a हमारा 1 आ गया। b कितना आया, b था ट्वाइस ऑफ d, यहां से देखेंगे b ट्वाइस ऑफ d था, ट्वाइस ऑफ 4 आ गया 8, राइट। और c कितना आया, c आया 5d बाई 4, तो c हमारा क्या होगा 5 इंटू 4 बाई 4 इज 5, c हमारा 5 आ गया। जब d 4 है तो a 1 है, b 8 है और c 5 है। लेकिन जब d को आप 8 रखोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर d 8 है, b इज ट्वाइस ऑफ d, ट्वाइस ऑफ 8 इज 16, 16 इज नॉट अ डिजिट। डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट्स होते हैं, तो हम d को 8 नहीं रख सकते, क्योंकि d को 8 रखा तो b हमारा 16 हो जाएगा और 16 इज नॉट अ डिजिट। तो नंबर क्या बना हमारा 1854 इज द नंबर, एंड उसमें थर्ड डिजिट हमसे पूछा गया था, c कितना है 5, सो थर्ड डिजिट c इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। वैसा ही केस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के साथ है। अगर हमारे पास एक ही इक्वेशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, राइट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होती है, जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, और इसके हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, अब लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को हम लोग सोल्व कब कर पाते हैं, व्हेन वी हैव 3 इक्वेशंस। सो 3 इक्वेशंस जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है वो बनता है a1x प्लस b1y, राइट, प्लस c1z प्लस d1 is equal to 0. This is first equation. Second, a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0. And third equation, a3x plus b3y plus c3z plus d3, this is equal to 0. ये हमारा पूरा एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है और इस सिस्टम को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करके x y z के ट्रिपलेट्स हमें फाइंड करने होते हैं, x, y, z ऐसे ट्रिपलेट्स हमें फाइंड करने होते हैं जो तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते हैं, और उसको हम लोग सॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, तीनों ही पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करेंगी, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी। तो सॉल्व करते हैं केस, राइट।
ये एक क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड। हमें 3 इक्वेशंस दी हुई है, 3x + 2y - z = 6, -2x + 2y + z = 3 एंड x + y + z = 4। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, और एलिमिनेशन मेथड में पहले किसी एक वेरिएबल को टारगेट करते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, 3 इक्वेशन हैं। पहले क्या करेंगे, 1 एंड 2 को ऐड कर दीजिए। अगर मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा तो वेरिएबल z एलिमिनेट हो जाएगा। 3x - 2x विल बिकम x, + 2y + 2y विल बिकम 4y, और -z + z इज 0, तो x + 4y इज 6, 3, 9। एक ये हुआ, ठीक है। मान लेते ये इक्वेशन नंबर 4 है। दूसरा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दो, उससे -z + z कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 + इक्वेशन 3 इनको ऐड किया, -z + z कैंसिल आउट, तो ये क्या बनेगा, 3x + x इज 4x, और + 2y + y इज +3y, 4x + 3y, 6 + 4 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 एंड 5 का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, x और y के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करें, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ, क्योंकि 4x तो बात हमारी बन जाएगी यहां से। इंटू 4 किया तो ये इक्वेशन क्या आ गई, 4x + 16y इज इक्वल टू 9 × 4 = 36। ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, ये है 4x + 3y, दिस इज इक्वल टू 10। इन दोनों का डिफरेंस ले लें यहाँ पर। अगर इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या बनेगा, 13y इज इक्वल टू 26। इफ 13y 26 है तो y कितना है, 2। y की वैल्यू 2 हमारी सीधे आ गई। अगर y 2 है तो इक्वेशन 4 या 5 में से यूज करके x की वैल्यू निकाल लोगे। इक्वेशन 4 में y की वैल्यू पुट कर दो, 2, तो x + 4 × 2 इज इक्वल टू 9, तो x कितना आ गया, 1। x1 y2 z कहां से निकाले, इक्वेशन 3 जो हमारी गिवन क्वेश्चन में है। तो उसमें x को 1 रखो, y को 2 रखो, और प्लस z, दिस इज इक्वल टू 4, तो z कितना आ गया यहाँ से, 1। z इक्वल टू 1। x y z क्या आ रहा है, 1, 2, 1, मतलब यूनिक ट्रिपलेट हमारे पास आ रहा है। तो इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर हमारे पास में ये जो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 बने, कैन आई से इन इक्वेशन 4 एंड 5 में ये x का कोफिशिएंट और यहाँ पर x के कोफिशिएंट का रेशियो 1/4 है, y का कोफिशिएंट 4, इधर y का कोफिशिएंट 3, ये y का कोफिशिएंट का रेशियो 4/3 है। याद करो a1/a2 b1/b2 वाली बात। तो यहाँ पर 1/4 इज नॉट इक्वल टू 4/3 है। तो इक्वेशन 4 एंड 5 से y और x की वैल्यूज यूनिक आ रही हैं। इन केस यहां पर हमारे पास 1/4 और 4/3 बराबर आ जाता, राइट, और इज नॉट इक्वल टू 9/10, मतलब यहां पर इनकंसिस्टेंट वाला केस बन सकता था ना। ये जो इक्वेशन 4 एंड 5 बनी है, दीज आर नथिंग बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में तीनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, यूनिक सॉल्यूशन की भी एग्जिस्ट करती है, नो सॉल्यूशन की भी, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की भी। तो अगर यहाँ पर कोई और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर जाती इंस्टेड ऑफ यूनिक सॉल्यूशन वाली पॉसिबिलिटी, तो प्रॉब्लम हो जाती। तब हमारे पास गिवन सिस्टम के सॉल्यूशन भी अकॉर्डिंगली आते, इनफाइनाइट आते या फिर नो सॉल्यूशन आते। ओके, एक एग्जांपल मैंने लिया भी है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यू विल रीच अ कंक्लूजन कि इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नो सॉल्यूशन। तो दिस इज फॉर योर होमवर्क, आप इसको ट्राई करके देखो, और इसमें पता करो कि इसका रियल में नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वैसी अप्रोच आपको करना है। नाउ नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ये थी कहानी तब की जब आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। अगर 3 इक्वेशंस की जगह सिर्फ आपको 2 इक्वेशंस दे दे, तब क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, राइट। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स में आपको सिर्फ 2 ही इक्वेशन दी हुई हैं। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1z एंड प्लस d1,
इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और एक इक्वेशन और दी हुई है इसके साथ, a2x प्लस b2y प्लस c2z एंड प्लस d2, दिस इज इक्वल टू 0। हमें दो इक्वेशंस दी हुई है, जस्ट टू इक्वेशंस। अगर दो ही इक्वेशन है तो एक्स वाई जेड को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, राइट। वी कांट डिटरमाइन एक्स वाई जेड यूनिकली। यूनिक वैल्यू हम इनके नहीं बता पाएंगे यूनिकली, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशंस से ज्यादा हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा until and unless some condition is given। जब तक कंडीशन नहीं है तब तक तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब लेकिन इसमें अगर आपको कुछ कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे बट फर्स्ट केस इफ a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2, we can determine unique value of z। देखो, अगर आपको a1 अपॉन a2 और ये b1 अपॉन b2 है, जस्ट अ सेकेंड, b1 अपॉन 2 की जगह b1 अपॉन b2, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, अगर ये दिया हुआ है तो आप z की यूनिक वैल्यू बता पाओगे। कैसे बताएंगे, अभी एक एग्जांपल आ गया, आपको एक बात वहां पर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ऐसे केसेस में x एंड y दोनों वेरिएबल एक साथ एलिमिनेट हो जाते हैं। व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो x एंड y दोनों एक साथ एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ z में इक्वेशन बचेगी, तो z की वैल्यू हम बता पाएंगे। वैसे ही देयर आर टू मोर केसेस जब हम यूनिक वैल्यू ऑफ y एंड यूनिक वैल्यू ऑफ x बता पाएंगे। सेकेंड केस में इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये c1 अपॉन c2 के बराबर है, इन दैट केस वी कैन डिटरमाइन यूनिक वैल्यू ऑफ y। और एक तीसरा केस, लास्ट केस है हमारे पास, इफ b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बराबर है, तब हम लोग यूनिक वैल्यू किसकी बता पाएंगे, वेरिएबल x की, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको वहां पर समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से, द कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स 4 मैंगोज एंड 2 बनानाज इज ₹90। एप्पल की कॉस्ट को x मान लेते हैं, मैंगो की कॉस्ट को y और बनाना की कॉस्ट को z। तो इसने पहले इक्वेशन बता दी है, 3x प्लस 4y प्लस 2z, ये जो वैल्यू है इसकी, इस इक्वेशन को कितनी है, 90 है, इज ₹90। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल्स 13 मैंगोज एंड 8 बनानाज। 12 एप्पल्स 13 मैंगोज एंड 8 बनानाज is how much, is ₹300। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ मैंगो। मैंगो की कॉस्ट हमें बताना है, मैंगो की कॉस्ट है y, हमें y बताना है। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 एप्पल्स एंड 20 बनानास। एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो y की यूनिक वैल्यू हम तब बता पाएंगे व्हेन 3 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 अपॉन 8। बिल्कुल सही है, 3 अपॉन 12 शुड बी इक्वल टू 2 अपॉन 8, तभी हम y की वैल्यू बता पाएंगे यूनिकली। तो ये करेक्ट है, 3 अपॉन 12 इज 1/4, 2 अपॉन 8 इज 1/4। अब देखो ये दोनों वेरिएबल एक साथ एलिमिनेट कैसे होंगे, कि नहीं से अगर मैं इक्वेशन 1 में 4 से इंटू कर दूं, फिर मैं इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 12x प्लस 16y प्लस 8z इज इक्वल टू 360। बोल सकते हैं ऐसा। अब इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले लो, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का। जब डिफरेंस लोगे तो x और z दोनों एक साथ एलिमिनेट हो पा रहे हैं, तो दैट मींस y में सिर्फ इक्वेशन बचेगी, 16y में से 13y माइनस होगा तो क्या बनेगा, 3y इज इक्वल टू 360 में से 300 माइनस होगा तो क्या बनेगा, 60। अगर 3y 60 है तो y कितना आ गया हमारे पास,
20, राइट। अब इसने सेकंड पार्ट में पूछा है 30 एप्पल्स एंड 20 बनानास की कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ 30 एप्पल्स एंड 20 बनानास, ये 30 एप्पल्स और 20 बनानास, राइट। और हमारे पास 3x एंड 2z, कहने से 3x प्लस 2z की वैल्यू बता सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में आप लिख सकते हो ना 3x प्लस 4y को क्या लिखोगे, 4 इंटू 20, y की वैल्यू तो 20 आ चुकी है, प्लस 2z इज हाउ मच, इज 90। तो यहां से सॉल्व करने पर 3x प्लस 2z कितना आ जाएगा, 10। अगर 3x प्लस 2z 10 है, क्या पूछा है 30x प्लस 20z पूछा हम लोगों से, इट इंप्लाइज 30x प्लस 20z, इसी का तो 10 टाइम्स पूछा है ना, विल बी 10 टाइम्स 10 इज 100 आवर आंसर। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है उसका आंसर 100 आ जाएगा। तो हम लोग इस केस में यूनिक वैल्यू ऑफ y बता पाए प्लस आई स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड z। और वो x एंड z का स्पेशल कॉम्बिनेशन क्या है, वो इन्हीं कोफिशिएंट की टर्म्स में होना चाहिए, 3x प्लस 2z की ही टर्म्स में। 3x प्लस 2z का हो सकता था 6x प्लस 4z, 60x प्लस 40z, 600x प्लस 400z, मतलब इस टाइप से रेशियो सेम रहना चाहिए, 3:2 ही होना चाहिए x एंड z में। 30-20 में x और z का रेशियो कितना है, 30:20 इज 3:2, तो उसकी वैल्यू भी हम डिटरमाइन कर पाए। ओके ना, नेक्स्ट पर आ जाते हैं, जिसमें हमें किसी एक वेरिएबल की यूनिक वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें एक कंप्लीट एक्सप्रेशन की यूनिक वैल्यू बतानी है, राइट। जैसे ये केस है, हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं, x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 12, दूसरी इक्वेशन 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 13, और हमें ये इंटायर इक्वेशन, इंटायर एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। 8x प्लस 7y प्लस 11z कितना होगा ये हमें बताना है। तो इस केस को सोल्व करने के लिए वी यूज अ टेक्निक लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इसको ध्यान से समझेंगे एक एक स्टेप, राइट। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि स्टेप्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं विद एन ऑल्टरनेटिव मेथड, राइट। सो लीनियर कॉम्बिनेशन, x प्लस 2y प्लस z इज 12 एंड 2x प्लस y प्लस 3z इज 13। तो हम एक एजम्पशन यहां पर लेकर चलते हैं कि लेट से अवर 8x प्लस 7y प्लस 11z is the linear combination of x plus 2y plus z and 2x plus y plus 3z। लीनियर कॉम्बिनेशन को कैसे लिखोगे, तो दो इसमें आपको कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, m टाइम्स फर्स्ट एक्सप्रेशन है x प्लस 2y प्लस z एंड प्लस n टाइम्स सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है 2x प्लस y प्लस 3z, राइट, 2x प्लस y प्लस 3z। ये दो एक्सप्रेशन का, एक एक्सप्रेशन का m टाइम्स प्लस दूसरे एक्सप्रेशन का n टाइम्स शुड बी इक्वल टू 8x प्लस 7y प्लस 11z। ये इक्वल आ जाएंगे अगर हमारे पास ऐसे m एंड n एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये आ रहा है 8x प्लस 7y प्लस 11z इज इक्वल टू, यहां से mx बनेगा और यहां से ट्वाइस ऑफ nx, तो एक साथ में लिख लेता हूं m प्लस 2n इंटू x, m प्लस 2n टाइम्स x ये बन जाएगा, राइट। ऐसे y के लिए लिखो 2m प्लस n टाइम्स y, और ऐसे ही z के लिए लिखो z आ जाएगा m प्लस 3n टाइम्स z, n टाइम्स z। अगर x, y, z के कोफिशिएंट्स हम लोग इक्वेट करें ऑन LHS एंड RHS, तो एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, m प्लस 2n शुड बी इक्वल टू 8, 2m प्लस n शुड बी इक्वल टू 7, 2m प्लस n शुड बी इक्वल टू 7। x एंड y के कोफिशिएंट से इक्वेट करके दो इक्वेशन हमने बना ली हैं। अब एक तीसरी इक्वेशन बन रही है हमारे पास, m प्लस 3n इज इक्वल टू 11, m प्लस 3n इज इक्वल टू 11। ये तीसरी इक्वेशन हमारी बन रही है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तीसरी इक्वेशन इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ m एंड n दो ही है हमारे पास, तो हमें दो ही इक्वेशन की रिक्वायरमेंट उनका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब इन दोनों को सोल्व करो, m + 2n = 8 और 2m + n = 7। इनको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और दोनों का फिर डिफरेंस ले लो, तो 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n × 2 4n - n किसके बराबर है, 8 × 2 = 16 - 7 के। तो यहाँ से आ गया n = 3। अगर n 3 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन से m + 2 × 3 राइट इज इक्वल टू 8। तो फर्स्ट इक्वेशन से m आ गया हमारा 2, n 3 है और m 2, यूनिक वैल्यू आ गई। बस अब हमें क्या करना है, इन m, n पर ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देना। अगर ये सेटिस्फाई हो गया दैट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट और ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो चेक करो अब, m + 3n शुड बी 11, m की वैल्यू 2 है प्लस 3 × n की वैल्यू कितनी है 3, 2 + 3 × 3 is 11 एंड हेंस दिस इज सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाइड है तो हम क्या कह पा रहे हैं, इट इंप्लाइज लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट। अब जाकर कंक्लूड कर पाएंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम अपना आंसर लिख पाएंगे, इट इंप्लाइज आंसर विल बी इज इक्वल टू 12m + 13n। अगर आप LHS कह पा रहे हो 8x + 7y + 11z, ये वाला पार्ट m टाइम्स ऑफ दिस प्लस n टाइम्स ऑफ दिस, तो RHS में भी तो सेम कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जो क्वेश्चन मार्क है शुड बी इक्वल टू 12 टाइम्स m + 13 टाइम्स n। m की वैल्यू कितनी है 2, तो 12 × 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 3, 13 × 3, 12 × 2 = 24 and 13 3 = 39, 24 39 is how much, 63 will be our answer। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन की टेक्निक है बेसिकली। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। एट लीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइट। एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइट। अभी जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ा उसके लिए एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, राइट। पॉइंट क्या है, इफ, राइट, पॉइंट इज इफ लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट, इफ लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट it means at least one solution is there। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग कह पाएंगे स्ट्रेट अवे कि एट लीस्ट वन सॉल्यूशन इज देयर, या तो यूनिक वाला केस बनेगा या फिर इनफाइनाइट वाला केस बनेगा। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, बट सेकंड पॉइंट, इफ linear combination does not exist, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट ना करे देन नो सॉल्यूशन, तब उस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं हमें मिलेगा। ठीक है, ये टेक्निक है, ये पॉइंट है, नोट पॉइंट है, इसको हमें याद रखना है। सो गिवन क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। एट लीस्ट वन सॉल्यूशन मींस लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है, आप इसको आराम से भी ट्राई कर सकते हैं। m टाइम्स, राइट, आप लिखोगे 29x प्लस y माइनस 36z, दिस शुड बी इक्वल टू m टाइम्स x प्लस 2y प्लस 3z, 2y प्लस 3z and plus n times how much, 11x plus 3y and minus 8z।
z। ये आ गया। यहाँ पर आपको m एंड n फाइंड करने हैं, तो इक्वेशन बनेगी। मैं डायरेक्टली इक्वेशन बना रहा हूँ, m प्लस 11n इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x 29, राइट। फिर आ जाएगा 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 1 कोफिशिएंट ऑफ y, और कोफिशिएंट ऑफ z को अलग रखते हैं, तो वो है हमारे पास लेफ्ट साइड से है -36 और राइट साइड से 3m माइनस 8n। 3m माइनस 8n शुड बी इक्वल टू -36। ये हमें बाद में चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक एक बार फाइन, ठीक है। तो m प्लस 11n इज 29 और 2m प्लस 3n इज 1। काम करो, इस इक्वेशन को डबल कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, नाउ फिर डिफरेंस लोगे तो 2m कैंसिल आउट, 11 2 जा 22n माइनस 3n मीन्स 19n इज इक्वल टू 29 2 जा 58 माइनस 1 57, 19n 57 मीन्स n कितना आ गया 3। अगर n 3 है तो फर्स्ट इक्वेशन से m कितना आ जाएगा, फर्स्ट या फिर सेकंड से, जैसे आपका मन हो फाइंड कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन से m प्लस 11 3 जा 33 इज इक्वल 29, तो m आ गया हमारे पास -4। m की वैल्यू -4 और n की वैल्यू 3, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है z के कोएफिशिएंट को यहाँ पर। सो 3 इंटू -4 करेंगे, -8 इंटू 3 is -36. So 3 into -4 is -12 and -24, -36 is equal to -36 सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स हम कह पाएंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट। इफ लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट तो इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है। अब आपको ऐसी a की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पर करनी है, तो बताओ a की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो a इज इक्वल टू 17m प्लस 26n, a इज इक्वल टू 17m प्लस 26n, ये आ जाएगा 17m कितना आएगा, 17 इंटू -4 इज -68 प्लस 26n इज 78, -68 प्लस 78 a आ गया हमारा 10। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इस केस में। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन आपको। तो ये तो पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, और एग्जिस्ट नहीं करता है तो नो सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ 7 शार्पनर्स 9 इरेजर्स एंड 11 पेंसिल्स इज ₹100 and the combined cost of 2 sharpeners 5 erasers and 8 pencils is ₹65. So find the combined cost of a sharpener and eraser and a pencil. ये हमें बताना है। So combined cost of 7 sharpeners 7x, 9 erasers 9y and 11 pencils plus 11z, ये जो combined cost है वो कितनी है, is ₹100। ठीक है, ये बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है the combined cost of 2 sharpeners 2x, 5 erasers 5y and 8 pencils 8z is 65, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। Find the combined cost of a sharpener and eraser and a pencil. We have to calculate x plus y plus z की वैल्यू। y plus z ये हमें बताना है। एक तरीका है जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने अभी डिस्कस किया, राइट। लेकिन जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला मेथड है बहुत लेंथी है। एक स्पेशल केस एग्जिस्ट करता है जहां पर आप लीनियर कॉम्बिनेशन वाले मेथड के बिना अपना क्वेश्चन कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। तो ये स्पेशल केस हमें चेक करना होता है। तो एक बार आप चेक करो क्या जो इक्वेशन में ये कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं एक्स वाई जेड के, क्या वो कोफिशिएंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। एक तो पहला चेक है। दूसरा चेक है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो किस फॉर्मेट में पूछा जाना चाहिए, के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड। अगर आपसे के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या है 2x प्लस 2y प्लस 2z, 7x प्लस 7y प्लस 7z, 17x प्लस 17y प्लस 17z। मतलब के हमारा सेम होना चाहिए। एक्स वाई जेड जो हमसे पूछा जा रहा है उन तीनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, राइट। जैसे अभी के क्वेश्चन में 1 है, 1x प्लस 1y प्लस 1z। अगर ये पूछा जा रहा है पहला चेक, दूसरा चेक, ये जो कोफिशिएंट्स हैं
वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए फॉर बोथ द इक्वेशंस। तो 7 से 9 और 9 से 11 के नहीं से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। 7 + 2 9, 9 + 2 11, कॉमन डिफरेंस इज 2। और इस इक्वेशन में भी देखेंगे तो 2 से 5 का डिफरेंस 3 का है और 5 से 8 का डिफरेंस 3 का है। तो ये कोफिशिएंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर ऐसा है तो हमारे m एंड n यही डिफरेंसेस है। बेसिकली 7, 9 और 11 का कॉमन डिफरेंस 2 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ। ओके 2, 5 और 8 का कॉमन डिफरेंस 3 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ। बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन के कॉमन डिफरेंस से सेकंड को मल्टीप्लाई करना है और सेकंड इक्वेशन के कॉमन डिफरेंस से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है। दोनों इक्वेशन को लिख करके देखते हैं क्या क्या बन रही है। तो 21x प्लस 9 3 27y एंड प्लस 11 3 33z इज इक्वल टू 100 3 300। और दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, 2 और 2 4x प्लस 5 2 10y एंड प्लस 8 2 16z 65 2 130। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मान लेते इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन 2। जो आपको रिजल्ट चाहिए उस फॉर्मेट में लाने के लिए आइदर 1 + 2 करो या 1 - 2 करो, किसी एक से आपकी बात बन जाएगी। 1 + 2 करोगे तो 21x + 4x इज 25x, 27y + 10y इज 37y। पॉसिबल नहीं है, हमें तो kx + ky चाहिए ना, प्लस kz। तो 1 + 2 से पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कर दो, 1 - 2 कर दो। अगर आप 1 - 2 यहां पर करते हो क्या रिजल्ट आएगा। सो 21x - 4x इज 17x प्लस 27y - 10y इज 17y। यहां तक ठीक है। 33z + 16z का डिफरेंस, 33 और -16 करेंगे तो 17z इज इक्वल टू 300 - 130 इज 170। बात बन गई, kx + ky + kz इज 170, राइट। तो यहां से आप कह पाओगे कि x + y + z कितना है, y + z इज इक्वल टू 170 डिवाइड बाई 17, आंसर इज 10। अब देखो अगर यहाँ पर x + y + z की जगह 3x + 3y + 3z पूछ जाता या 10x + 10y + 10z, तो हर एक का आप आंसर बता सकते हो। तो ये ट्रिक कब काम आएगी, जब kx + ky + kz पूछा गया है और ये कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस के एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो वैसे केस में आपको लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं। आई होप क्लियर हो गया ये। नाउ अब आ जाते हैं, दो ऐसी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारे टाइम को काफी सेव करेंगी। तो पहला है सीरीज ऑफ वेरिएबल्स और दूसरा है रिवर्स अप्रोच, राइट। तो सीरीज ऑफ वेरिएबल्स में क्या करते हैं, सीरीज ऑफ वेरिएबल्स में ओवरव्यू आपको दे देता हूं। तो हम एक के बाद वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते जाते हैं अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझ आएगा। A gentleman decided to treat a few children in the following manner. He gives half of his total stock of toffees and one extra to the first child, and then the half of the remaining stock along with the one extra to the second, and continues giving away in this fashion. His total stock exhausts after he takes care of 5 children. So how many toffees were there in his stock initially? समझ आई बात। तो फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चाइल्ड, 5 चाइल्ड्स हैं, राइट। गिवन लिख लेता हूं एक जगह पर मैं और एक जगह पर मैं लिख लेता हूं रिमेनिंग। मतलब फर्स्ट चाइल्ड को कितनी टॉफीज उसने दी और कितनी उसके पास बची। ऐसे फिर सेकंड चाइल्ड को उसने कितनी टॉफीज दी, कितनी उसके पास बची, ऐसे हम लोग लिखेंगे सीक्वेंस में। ध्यान से समझ रहे हैं कि स्टेप ये कह रहा है, he gives half of his total stock of toffees and one extra to the first child. उसके पास इनिशियल टॉफीज क्या थी, जो भी उसके पास इनिशियल टॉफीज थी उसके हाफ से वन एक्स्ट्रा उसने फर्स्ट चाइल्ड को दी। अगर मुझे इनिशियल टॉफीज का हाफ करना पड़ रहा है
तो मैं इनिशियल टॉफीज को x की जगह क्या मान लूं, ट्वाइस ऑफ x। सिंपल है, तो मैं उसको x की जगह ट्वाइस ऑफ x मान लेता हूं, क्योंकि जब ट्वाइस ऑफ x का हाफ करेंगे तो x आएगा, राइट। ये चीज हम ध्यान रखते हैं जब वेरिएबल को हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो ट्वाइस ऑफ x उसके स्टॉक में इनिशियली थी, उसने फर्स्ट चाइल्ड को कितनी दी, ट्वाइस ऑफ x का हाफ हो गया x और उससे 1 एक्स्ट्रा, मतलब उसने फर्स्ट चाइल्ड को x प्लस 1 टॉफीज दी। अगर वो 2x में से x प्लस 1 फर्स्ट चाइल्ड को दे चुका तो उसके पास रिमेनिंग कितनी है, x माइनस 1, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखा एंड देन द हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक along with 1 extra to the second and continues giving away in this fashion। अब वो रिमेनिंग के हाफ से 1 एक्स्ट्रा सेकंड चाइल्ड को देगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, जो रिमेनिंग है x माइनस 1, मैं उसको एक न्यू वेरिएबल मान लेता हूँ। ये इसको कहते हैं सीरीज ऑफ वेरिएबल। हर एक स्टेप पर एक एक वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं x माइनस 1 को ट्वाइस ऑफ a मान लेता हूँ। अगर ये ट्वाइस ऑफ, अगेन ट्वाइस मैंने एज्यूम किया क्योंकि हाफ ऑफ रिमेनिंग वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो मैंने इसको ट्वाइस ऑफ a मान लिया, तो कहने से नेक्स्ट चाइल्ड को वो ट्वाइस ऑफ a का हाफ से 1 एक्स्ट्रा देगा, a प्लस 1 उसने सेकंड चाइल्ड को दिया, तो खुद के पास कितना बचा है, a माइनस 1। क्या करें, a माइनस 1 को ट्वाइस ऑफ b मान ले, नेक्स्ट वेरिएबल। अब ट्वाइस ऑफ b का b प्लस 1 थर्ड चाइल्ड को दिया, b माइनस 1 खुद के पास बचा, तो उसको b माइनस 1 को ट्वाइस ऑफ c एक नेक्स्ट वेरिएबल मान ले। ट्वाइस ऑफ c का हाफ c और उससे एक ज्यादा फोर्थ चाइल्ड को दिया c प्लस 1, तो खुद के पास बचा c माइनस 1 और इसको मान लेते ट्वाइस ऑफ d, राइट। और फिर ट्वाइस ऑफ d का हाफ से एक एक्स्ट्रा d प्लस 1, फिफ्थ चाइल्ड को दिया, d माइनस 1 खुद के पास बचा लिया, d प्लस 1 फिफ्थ चाइल्ड को दिया, d माइनस 1 खुद के पास बचाया और उसके बाद उसका स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया, तो कहने से d माइनस 1 इज 0। अब उसके पास रिमेनिंग चॉकलेट्स है ही नहीं, राइट। सो d माइनस 1 इक्वल टू 0, रिमेनिंग टॉफीज का जो स्टॉक है वो 0 हो गया। d माइनस 1 0 है, कैलकुलेट कर लो, d 1 आ गया। अगर d 1 है तो c कितना हुआ, 3, सिंपल। अगर c 3 है तो यहाँ से b कितना आ गया, 7। अगर b 7 है तो यहाँ से a कितना आ गया, 15। और अगर a हमारा 15 है तो यहाँ से x कितना आ गया, 31। अगर x हमारा 31 आया, x इज इक्वल टू 31। अगर x 31 आया तो हमें क्या बताना है, 2x की वैल्यू कितना आ गया, 62 आवर आंसर। ऐसे हम लोग करते हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड सीरीज ऑफ वेरिएबल्स। ये और हमारा हेल्पफुल होगा वैसे क्वेश्चंस में जहां पर उसने फर्स्ट चाइल्ड को हाफ से 1 एक्स्ट्रा दिया, सेकंड चाइल्ड को 1/3 से 2 एक्स्ट्रा, थर्ड चाइल्ड को 1/5 से 5 एक्स्ट्रा, इस टाइप से। तो वहां पर अकॉर्डिंगली हमें न्यू वेरिएबल एज्यूम करने होंगे और वहां पर ये टेक्निक काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। 3 friends returning from a movie stopped to eat at a restaurant. After dinner, they paid their bill and noticed a bowl of mints at the front counter. Sita took 1/3 of the mints but returned 4 because she had a momentary pang of guilt. Fatima then took 1/4 of what was left but returned 3 for similar reason. Iswari then took half of the remain but threw 2 back into the bowl. The bowl had only 17 mints left when the raid was over. How many mints were originally in the bowl? ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, देखते हैं। सो 3 फ्रेंड्स हैं, राइट, सीता, फातिमा एंड थर्ड इज ईश्वरी। देयर आर 3 फ्रेंड्स, राइट। सो टेकन कितनी उसने ली और रिमेनिंग बाउल में रिमेनिंग, ठीक है। इनिशियल कितनी थी वो भी हमें देखना है। अब सीता के स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। सीता टुक 1/3 ऑफ द मिंट्स बट रिटर्न 4। 1/3 उसने ली लेकिन 4 उसने रिटर्न कर दी, तो बेसिकली 1/3 से 4 लेस ली उसने, ऐसा बोल सकते हैं। 1/3 कर रही है तो दैट मीन्स हम ओरिजिनल मिंट्स को 3 का मल्टीपल मान लेते हैं।
3x, क्योंकि 1/3 की बात हो रही है, 3x मान लिया तो सीता ने कितनी मिनट्स ली होंगी, 3x का 1/3 इज x, और उसने 4 रिटर्न कर दी तो x माइनस 4 ली उसने। अगर 3x में से x माइनस 4 सीता ने ली तो सीता के पास बची कितनी, 2x प्लस 4, आई मीन जो बाउल है उसमें कितनी बची, 2x प्लस 4। 3x माइनस x माइनस 4 करोगे तो 2x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको एक न्यू वेरिएबल में एज्यूम करना है, लेकिन उसके लिए फातिमा का स्टेटमेंट रीड करना पड़ेगा। फातिमा देन टू 1/4, 1/4 मीन्स 4a, इसको मान लो 4 का मल्टीपल, 1/4 ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट बट रिटर्न 3, उसने 3 रिटर्न कर दिया। 4a का 1/4 कितना होगा a, और उसमें से 3 रिटर्न कर दिया है तो a माइनस 3 फातिमा ने लिया, तो बाउल में रिमेनिंग कितना हुआ, 4a में से a माइनस 3 गया तो 3a प्लस 3 बच गया, इज इक्वल टू, इसको न्यू वेरिएबल लेना है, इस वरी के स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। इस वरी देन टू हाफ ऑफ द रिमाइंडर बट थ्रू बैक 2 इनटू द बाउल, तो 3a प्लस 3 को ट्वाइस को मल्टीपल मान लेते 2b, राइट। ईश्वरी ने कितना लिया, 2b का हाफ हुआ b, और उसने 2 थ्रो बैक कर दिया वापस बाउल में, तो b में से 2 लेस लिया उसने। अगर 2b में से b माइनस 2 ईश्वरी ने लिया तो बाउल में कितना बचा, b प्लस 2। एट दिस स्टेप बाउल हैज 17 मिनट्स लेफ्ट, सो b प्लस 2 इज 17। अगर b प्लस 2 17 आ गया तो अब यहाँ से वापस रिवर्स में कैलकुलेट कर लो, b प्लस 2 17 है, कहने से b 15 हो गया, यहाँ से b इक्वल्स टू 15। अगर b 15 है तो यहाँ से a कितना आ गया, 15 2 जा 30 माइनस 3 27, तो a आ गया हमारा 9। और अगर a 9 है तो यहाँ से x कितना आया, x इज इक्वल टू 16, और अगर x 16 है तो 3x कितना हो गया, 48। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा 48। सो दिस इज कॉल्ड सीरीज ऑफ वेरिएबल्स। इससे हमारी अप्रोच काफी सिंप्लीफाई हो जाती है। ओके, ऐसे ही एक नेक्स्ट अप्रोच है रिवर्स अप्रोच, जब हम क्वेश्चन को लास्ट स्टेप से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड कीजिए, फिर मैं इसका मेथड यहाँ पर डिस्कस करूंगा। 3 persons A, B and C have some amount of money with them. Initially A doubled the amounts with the others, then B doubled the amounts with the others. After this C doubled the amounts with the others. Finally each of them has rupee 240. So find the initial amount of money with them. ये क्वेश्चन है, ठीक। 3 persons A, B and C have some amount of money with them. Okay. So A, B and C have some amount of with them. पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं। ए डबल द अमाउंट्स विद द अदर्स का मतलब क्या है। मान लो ए के पास 1000 है एज एन एग्जांपल, बी के पास 200 है और सी के पास है 50, और हम कह रहे हैं कि ए डबल्ड द अमाउंट विद द अदर्स। अगर ए को बी का अमाउंट डबल करना है तो 200 से 400 हो गया, सी का अमाउंट डबल करना है तो सी का 50 से 100 हो गया। इसका मतलब क्या है, ए के पास कितना बचा होगा, ए ने 200 तो बी को दिया उसका डबल करने के लिए और 50 सी को दिया उसका डबल करने के लिए, ए के पास 750 बचा, बोल सकते हैं ऐसा। और हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ का टोटल अमाउंट और यहाँ का टोटल अमाउंट सेम होना चाहिए, क्योंकि टोटल अमाउंट कहीं और से ऐड तो नहीं हो रहा है, या ये कहीं अपना अमाउंट थ्रो तो नहीं कर रहे हैं ना, ये इन्हीं के इन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो टोटल अमाउंट शुड रिमेन सेम आफ्टर एवरी स्टेप, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए एक तरीका है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स आप बनाओ और 5 मिनट तक इस क्वेश्चन को सोल्व करते रहो। 1-2 स्टेप में कर रहा हूं, आगे आप कंटिन्यू करना, 5 मिनट में आपका आंसर आएगा वहां से। ठीक है, लेंथी हो जाएगा। दूसरा तरीका फिर मैं बताऊंगा रिवर्स अप्रोच का। सो स्टेप्स लिखने लेकिन जरूरी अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए। तो ए, बी एंड सी, मान लेते हैं ए के पास इनिशियल अमाउंट एक्स है, बी के पास इनिशियल अमाउंट वाई और सी के पास इनिशियल अमाउंट जेड। जो अभी मैंने 1250 लिखा था उस टाइप से मैं मान रहा हूँ। नाउ ए डबल द अमाउंट्स विद द अदर्स। अगर ए ने बी का अमाउंट डबल किया तो बी के पास कितना हुआ होगा, ट्वाइस ऑफ वाई। ए ने सी का डबल किया होगा तो सी के पास कितना हो गया होगा, ट्वाइस ऑफ जेड। तो ए के पास कितना बचा होगा,
x में से y गया b के पास और z गया c के पास, ये बचा a के पास। ठीक, अब इसके बाद b ने डबल किया है बाकी दोनों का, तो अगर अब a का डबल हुआ तो ये होगा ट्वाइस ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ y माइनस ट्वाइस ऑफ z, और c का डबल होकर कितना होगा 4z, और b के पास कितना बचा, b के पास 2y था, उसने a को कितना दिया होगा x माइनस वाई माइनस z, राइट, और उसने c को कितना दिया होगा ट्वाइस ऑफ z, तो सब b से हट गया। ऐसे करके एक स्टेप और आप लिखोगे और उसके बाद इन तीनों के अमाउंट को किससे इक्वेट करोगे 240 से, राइट, 240 240 एंड 240 आफ्टर वन मोर स्टेप, राइट, जब c डबल करेगा तीनों का दोनों का अमाउंट, जब ये 240 से इक्वेट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, और हमारे पास 3 इक्वेशंस होंगी। उन 3 इक्वेशन को x y z के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर इन तीनों पर्सन का इनिशियल अमाउंट आएगा हमारे पास। ठीक है, इस हेक्टिक कैलकुलेशन से बचने के लिए वी हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग रिवर्स अप्रोच, जो आपको विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं रिवर्स अप्रोच से। तो ये वाला तो हमें यूज नहीं करना है बेसिकली। अब रिवर्स अप्रोच पर आ जाते हैं। तो ए बी एंड सी, लास्ट स्टेप का सोचो। लास्ट स्टेप में क्या है, ए के पास 240 है, बी के पास 240 है और सी के पास 240 है, ये फाइनली इनके पास बचा हुआ है, राइट। अच्छा, लास्ट स्टेप क्या था, सी डबल द अमाउंट्स विद द अदर्स, मतलब जो 240 हुआ है वो डबल होने के बाद हुआ है ए के पास और बी के पास। मतलब ए के पास इससे पहले कितना था 120 था ना, इससे पहले, तभी तो डबल होकर 240 हुआ है, और बी के पास कितना था, उसके पास भी था 120, तभी उसका भी डबल हुआ। तो बताओ सी के पास कितना था, सी ने इन दोनों का डबल किया था और उसके बाद सी के पास बचा 240, तो दैट मीन सी ने 120 बी को दिया था और 120 ए को दिया था, तो सी के पास कितना था 240 में 120 ऐड कर दो तो ए के पास था 480, सी के पास कितना था यहाँ पर 480। अब देखो रिवर्स में इसको रीड करके 480 120 है, 480 से सी ने ए और बी का डबल किया, तो ए और बी के पास हो गया 240 ईच, और सी के पास कितना बचा 240। इससे एक स्टेप बैक जाते हैं, तो उससे प्रीवियस स्टेप में बी ने ए और सी का डबल किया है, ए और सी का डबल किया है बी ने, पर्सन बी ने, तो ए का डबल कितने से हुआ होगा 60 से, सी का डबल कितने से हुआ होगा 240 से। तो बी के पास कितना था, बी के पास अभी 120 बचा हुआ है, उसने 60 ए को दिया था और 240 सी को दिया था, तो बेसिकली उसने टोटल 300 दिया था ए और सी को, 300 देने के बाद 120 बचा, तो 300 देने से पहले कितना था 420, राइट, बोल सकते हैं ऐसा सिंपल। नाउ इससे पहले स्टेप में ए ने बी और सी का अमाउंट डबल किया था, तो बी के पास कितना था 420 का हाफ 210 से डबल होकर 420, सी का 120 से डबल होकर 240, 120 से 240, 210 से 420। ए के पास कितना था, ए के पास अभी 60 बचा और उसने 210 बी को दिया था और 120 सी को दिया था, तो ए के पास कितना था 390। तो फाइनली और इनिशियली हमारे पास आ गया। ठीक है, फाइनल जो अमाउंट था उनसे स्टार्ट किया और इनिशियल को बैक ट्रेस किया। तो ए के पास कितना था 390, बी के पास था 210 और सी के पास था 120। आपको कोई इक्वेशंस यहाँ पर नहीं बनानी पड़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल से आप बच सकते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको आज की जो थ्योरी और क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। कोई भी इसमें डाउट आता है तो कमेंट करके अपना डाउट आप पूछ सकते हैं। लेक्चर 4 हम लोग अपलोड कर देंगे कल, राइट, तो कल आपको लेक्चर 4 मिल जाएगा और उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी मैं बता दे रहा हूँ उसमें रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन का डिस्कशन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।